मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक। और मित्रों, कहते हैं कि किसी भी देश की अगर विकास अगर होती है या विकास तीव्र गति से करना होता है तो वहाँ के उद्योग को जो है गति प्रदान की जाती है। किसी भी देश की विकास की जो परिधि होती है, जो पैमाना होता है, वो बिजनेस होता है, उद्योग होता है। इसी क्रम में हम लोग जो है, जो हम लोग का सेगमेंट चलता है हर हफ्ते, इकोनॉमिक्स का जो चलता है और एजुकेशन चलता है, जो हेल्थ चलता है, जो सोशल चलता है, उसमें हम लोग जो है आज सोशल के तहत आए हुए हैं के गुप्ता सर के पास, जिनका पूरा नाम है कृष्णकांत गुप्ता जी, जो कि KKI पावर ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड के MD हैं और पूर्व के ये जो है वाराणसी लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो KK सर से सवाल करने से पहले हम KK सर से ये बात करेंगे कि सर अपना परिचय दें और फिर उसके बाद जैसे हमारा कार्यक्रम शुरू होता है हम शुरू करेंगे। मैं वाराणसी लघु उद्योग संघ का अभी अध्यक्ष हूँ जी। पूर्व नहीं था, मतलब अभी अध्यक्ष हूँ मैं। और मेरे कम से कम तो 100-150 मेंबर्स हमारे सदस्य हैं और हम लोग बराबर मीटिंग करते हैं। मीटिंग में एक ही बात सामने आती है कि उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। बहुत से प्रोत्साहन पैकेज उत्तर प्रदेश सरकार ने नए उद्योग स्थापित करने के लिए अभी हाल में दिया है, लेकिन पुराने उद्योगों को देखने वाला कोई नहीं है। पुराने उद्योगों को क्या समस्याएं हैं और कैसे उनका आगे उनके ग्रोथ हो सके, इसके विषय में कोई सोचने वाला न तो उत्तर प्रदेश में है न दिल्ली में है। सर, हमारा जो सवाल शुरू हो रहा है कि वर्तमान परिवेश में जो हम प्रेजेंट में चल रहे हैं, इसमें उद्योग की क्या भूमिका है और आप इसको उद्योग को कहाँ तक कैसे देखते हैं सर? हम लोग उद्योग में MSME में आते हैं और MSME जो है पूरे पूरे देश के आर्थिक ढांचे में रीढ़ की हड्डी के हिसाब से काम करता है। सबसे ज़्यादा हम लोग रेवेन्यू कलेक्ट करके देते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं और उसके बाद भी हम लोगों को देखने वाला, हम लोगों को किस समस्याओं को दूर करने के लिए किसी को कोई चिंता नहीं है। सर, अब हम लोग विस्तृत क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर, 2014 के बाद और 2014 के पहले उद्योग में क्या अंतर थे? 2014 के पहले और बाद में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। जैसा चल रहा था वैसे चला आ रहा है। हम लोगों को जो मेन समस्या है, हम लोग चाहते थे कि चाइना से जो माल आ रहा था, अभी भी आ रहा है, उसको माल के आयात को रोका जाए और देश के अंदर सामानों को निर्मित किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं, जिनका कि सामान चाइना से बहुतायत मात्रा में आता है, उनके कंपटीशन में हम लोग माल बनाने में असमर्थ हैं। माल बनाने में असमर्थ इसलिए नहीं है कि हम लोग बना नहीं सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसमें जो टेक्निकल जानकारी होती है वो देने वाला आज हिंदुस्तान में कोई नहीं है। मैं कई दफ़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ यूपी को, सारे लोगों को पत्र लिख चुका हूँ कि हम लोगों को टेक्निकल सहायता प्रदान किया जाए ताकि हम लोग चाइना के समक्ष माल को बना सकें। प्राइस के लिए गवर्नमेंट तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं कि हम लोगों को जो लोकल माल अगर महंगा भी है चाइना से, उसको भी पब्लिक लेने को तैयार है। पब्लिक का रूप अब बदल रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग बना सकें तब तो। हम लोगों को बनाने में टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। हम जो चाइना की टेक्नोलॉजी है, हम लोग उनसे परचेज नहीं कर सकते, बहुत महंगा है, और न तो वो हम लोग को देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ से सैंपल मंगा करके उसी की बैक इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन बैक इंजीनियरिंग में नहीं कर पाते हैं, कहीं न कहीं गाड़ी जाके फंस जाती है। और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के पास तमाम इंजीनियर्स मौजूद हैं, लेकिन उनको पर्दे के अंदर रखा हुआ है कि वो MSME से कोई भी डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सकते हैं। उनका काम सिर्फ इतना गवर्नमेंट ने कर रखा है कि हमारा माल कोई टेस्टिंग के लिए जाए तो माल पास है कि रिजेक्ट है, केवल इतना बताना उनका काम है।
लेकिन अगर रिजेक्ट है तो क्यों रिजेक्ट है, उसमें कैसे सुधार हो सकता है, इसको बताने के लिए वो कहते हैं कि हम उस क्षेत्र से बाहर हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को सबसे पहले तो उद्योग के तकनीकी सहायता गवर्नमेंट को उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स हैं वो भी मतलब काबिल नहीं है। इसमें बड़े इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग उसको चाइना के माल को सैंपल में मंगा देंगे, मंगाए हुए हैं, और उसको दिखा देंगे, उसको दिखा के किस तरह से बनाया जाए, इसकी हम लोगों को वो राय अपनी दे सकें। सर, जैसे कि आपने बोला कि हम लोग चाइना से माल मंगाते हैं इसको भारत बनाने, लेकिन अगर सरकार को देखा जाए, वर्तमान सरकार को देखा जाए, तो मेकिंग इंडिया के तहत जहाँ पे INS विक्रांत बन रहे हैं और बहुत सी जहाज़ें बन रही है, पनडुब्बी बन रही है, अब तो मिसाइल्स भी उस पर अपलोड हो रहे हैं, तो क्या ये मेकिंग इंडिया इसके मतलब फ्लॉप है? मेक इन इंडिया का मतलब जो है ये बड़े बड़े जहाज़ बनाने से मेक इन इंडिया नहीं है। ये दूसरे देशों से मंगा करके उसकी कॉपी करके अपने यहाँ बना ले रहे हैं। उनके पास इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, बना ले रहे हैं। वही चीज़ तो हम लोग ही मांग रहे हैं कि मेक इन इंडिया की तरीके से, मेक इन इंडिया के तहत जो है हम लोगों को भी इंजीनियर्स की सुविधाएं दी जाएं, ताकि हम लोग जो है उनकी राय से माल को निर्मित करके मेक इन इंडिया को सफल बना सकें। अभी मेक इन इंडिया MSME के लिए पूरी तरह फ्लॉप है। जी सर, जो कि इस समय गवर्नमेंट जो है वो MSME जो लघु उद्योग होते हैं इस पर बहुत ध्यान दे रही है। तो 2014 के बाद की सिचुएशन और 2014 के पहले की सिचुएशन में MSME में क्या अंतर है? क्या कुछ अंतर वाकई में जो सरकार, जो कि हमारे मोदी साहब बोल रहे हैं, उसके अनुसार कुछ सुधार हुआ है कि जस्ट बस वही स्लैब चल रहा है, बस केवल जो चस्पा किया जाता है वो बदल दिया गया है? केवल चस्पा बदल दिया गया है, कोई सुधार नहीं हुआ 2014 के बाद से, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि उसमें गिरावट आई है। MSME को प्रोपेगेंडा तो बहुत होता है कि हम MSME के लिए ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ऑन द फ्लोर MSME के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जी, केवल यूपी गवर्नमेंट का प्रोत्साहन पैकेज है बहुत सा, उसको लेने में दुनिया भर का भ्रष्टाचार और का सामना करना पड़ता है, दुनिया भर का पैसे खिलाने पड़ते हैं, इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ती है, वो हम लोग करने के लिए सक्षम नहीं है। हमारा सुझाव उसमें यह है कि MSME को यदि बढ़ावा देना है तो सिंगल विंडो स्कीम करें। सिंगल विंडो स्कीम का मतलब ये है कि एक विंडो पर हम या हमारा आदमी जाए तो उसको सारी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं और उपलब्ध करा दिया जाए, और काम कैसे होगा उसको करा के दिया जाए। जी सर, एक चीज़ और ये हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं कि जब ये नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के बाद मालूम चला कि जितना भी ब्लैक मनी है वो वापस निकलेगा, बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ कहीं दिखा नहीं। जो अब पता नहीं गवर्नमेंट ने बोला था कि नहीं बोला था, लेकिन जो जन सामान्य बोलते, जनमानस बोलते हैं कि सबके खाते में इतने रुपए आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो इसकी हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है नोटबंदी का और जो ब्लैक मनी निकलने वाला था उसका? ब्लैक मनी बिल्कुल नहीं निकला। जितना इनके पास ब्लैक मनी था उतना सब वापस इनके RBI में जमा हो गया, और ब्लैक मनी निकला नहीं। और ब्लैक मनी निकालने का ये तरीका जो नोटबंदी का है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये तरीका गलत था और इससे बल्कि रोज़गार को नुकसान हुआ है। आखिर हर देश में या तो आप इनकम टैक्स ख़त्म कर दीजिए और ब्लैक मनी और वाइट मनी को एक कर दीजिए कि जो भी हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं सब वाइट माना जाएगा। और ये ब्लैक अगर आपको हटाना है तो इस तरीके से नहीं हटेगा कि नोटबंदी करके ब्लैक मनी नहीं हटेगा। और नोटबंदी से ब्लैक मनी हटा भी नहीं, जितना ब्लैक मनी था सब रिजर्व बैंक में जाके जमा हो गया। सर, जितना कि जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने पत्राचार भी किया गवर्नमेंट से और सम्मेलन भी करते रहते हैं, मीटिंग में, लेकिन क्या कभी आप जो है, आपका समूह जो जिसके प्रेसिडेंट हैं आप, कभी ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री PMO कार्यालय में या जो कि MSME मंत्री हैं या कोई उद्योग मंत्री हैं, उनसे कभी आप जाके फेस टू फेस एक मेज पे मिले सर?
हम लोग कई बार कई मंत्रियों से मिल चुके हैं, केवल आश्वासन मिलता है, काम कुछ नहीं होता है। जितनी बात हम लोग बोलते हैं हाँ 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 कर दिया जाता है, लेकिन वह हकीकत में वो चरितार्थ नहीं होता है। सर वो क्यों काम नहीं करना चाहते, जबकि जबकि प्रधानमंत्री का ये स्लोगन है वोकल लोकल, वोकल फॉर लोकल, तो क्या उस पर भी वो लोग ध्यान नहीं देते और क्यों वो आखिर करना क्यों नहीं चाहते हैं सर? सब राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण के कारण जो है उनको कोई एमएसएमई की चिंता नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश का है, ये गुजरात का है, ये दिल्ली का है, तो हम लोग का अलग अलग प्रदेश में अलग अलग राजनीतिक कारणों से और बिल्कुल भी कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनके अंदर वो उत्कंठा भी नहीं है मंत्रियों के अंदर कि हम वास्तव में एमएसएमई की हेल्प करें, क्योंकि हम लोगों ने जितने सुझाव दिए हैं आज तक कोई भी सुझाव चरितार्थ नहीं हुआ। सबसे अहम जो मैंने अभी पहले बताया आपको कि इंजीनियर्स का, टेक्निकल इंजीनियर्स भारत सरकार के पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, यूपी सरकार के पास भी हैं, हमारे पास विश्वविद्यालय भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनके अंदर भी प्रोफेसर्स वगैरह हैं, लेकिन वो प्रोफेसर क्या करते हैं कि हम लोगों को एमएसएमई के सुविधा के लिए तो आया ज़रूर है, लेकिन हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम लोग आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। सर एक चीज़ और है, जैसे एमएसएमई के लिए जो कि मैंने देखा, पढ़ा भी, उसको समझा भी, जो योजनाएं निकलती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दो योजनाएं हमको पता है, जैसे कि वो रेड़ा ठेकड़ी वाले जो लगाते हैं उनके लिए, या मुद्रा लोन। तो मुद्रा लोन में ये है कि कुछ रुपए से लेके कुछ करोड़ तक का है, तो क्या वो केवल सब्ज बाग है या वाकई में वो ग्राउंड जीरो पे वो उतरता है? मुद्रा लोन अलग है। वो मुद्रा लोन जो है वो 10 लाख रुपए तक मिलता है, और हम लोगों के लिए एमएसएमई के लिए एक दूसरी स्कीम है सीजीटी एमएसएमई, जिसके अंदर 2 करोड़ तक का लोन गवर्नमेंट को देना है, बैंकों को देना है बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के। लेकिन उसकी तकनीकी का मैं आपको गहराई बताऊं कि सिक्योरिटी 2 प्रकार की होती है, एक कोलेटरल होती है, एक प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। तो बैंक कहता है कोलेटरल सिक्योरिटी तो आपने दे दिया, और प्राइमरी सिक्योरिटी का के बिना हम लोग आपको लोन कैसे देंगे? प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो तो उसको आप रहन रखिए। तो सर यही तो कोलेटरल मनी हो गया ना, कोलेटरल प्रॉपर्टी हो गई। नहीं, कोलेटरल और प्राइमरी में यही तो अंतर है, और गवर्नमेंट खाली कोलेटरल बोल रही है। कोलेटरल का मतलब होता है ऊपरी सिक्योरिटी, जो बैंक गारंटी जो कहते हैं उसको कोलेटरल कहते हैं। और प्राइमरी सिक्योरिटी बैंक मांगता है कि हमको प्रॉपर्टी आपके पास हो तो ले आके दीजिए, तो हम लोग इसके अंदर आपको कर दें। दूसरी बात यह है कि सीजीटी एमएसएमई की चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। ये लोग जो है कितना 1.5% या 3% पहले था, अब घटा के 1.5% कर दिया है। 1.5% कम बैंक चार्जेस मांगता है। 2 करोड़ की आपने लिमिट लिया तो 3 लाख रुपया जो है वो आपसे बैंक चार्ज ले लेगा। आप चाहे लिमिट इस्तेमाल करिए और चाहे मत करिए, ये गलत है। तो सर जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बैठी हुई हैं, वो क्या इस पे कभी संज्ञान नहीं लिया, या उनको ये चीज़ पता नहीं है कि कोलेटरल और प्राइमरी दोनों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, जो कि एमएसएमई के बड़े उद्योगपति हैं उनको रियायत मिल सके, उनको सुविधा मिल सके, और भारत विकास की गति की जो पहिया चले वो और तेज़ी से चले? ये बात भी उनके संज्ञान में है, फाइनेंस मिनिस्टर के संज्ञान में है, लेकिन वो लोग उस पर मौन साधे रहते हैं, क्योंकि बैंक जो है तैयार नहीं है, बिना प्राइमरी सिक्योरिटी के बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। और ये बात उनसे कही गई है। मोदी जी का भी एक आया था स्लोगन कि 24 घंटे के अंदर अब बैंक आपको लोन दे देगा। मैंने एक बैंक मैनेजर से बात किया, मैंने कहा मोदी जी ने कहा कि 24 घंटे में लोन आप देंगे। बोले ये लोन मोदी जी आपको दे सकते हैं, बैंक नहीं दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको ऐसा भाषा या ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जो कि प्रैक्टिकली संभव ना हो। आप जो है 26 जनवरी के पावन पर्व पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं के गुप्ता सर का, और इस परिचर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। और इससे पहले जो है मैं के सर से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। सर जैसे कि आपने लिखा हुआ है
KKI पावर ड्राइव, तो ये क्या बनाता है सर? हम लोग बहुत से सामान बनाते हैं जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के सामान होते हैं। ये टोटल इंडियन रेलवेज़ को सप्लाई करते हैं और इंडियन रेलवे को सप्लाई करने के लिए हम लोगों को अपना माल की क्वालिटी और अपनी हैसियत सब पूरी जांच करानी पड़ती है। जांच कराने के बाद जो है रेलवे हम लोग को अप्रूवल देता है। अप्रूवल देने के बाद तो सैंपल लेता है। वो सैंपल 6 महीने तक लोको पर, इंजन पर चला कर चेक होता है। अगर वो सही पाया जाता है तभी आगे के आर्डर्स दिए जाते हैं और नहीं तो नहीं दिए जाते हैं। तो इस काम में जो ही आ सकता है जो कि क्वालिटी को मेंटेन करके चले, क्योंकि हम लोग का जो माल है वो 100% लोकोमोटिव पर ही लगता है। अगर हमने किसी प्रकार से उसमें माल में हेरा फेरी कर दिया तो लोकोमोटिव पे या तो वो लगेगा नहीं और लग जाएगा तो चलेगा नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि उसमें क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सर यहाँ पे एक चीज़ हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं जो बाहर स्टेट के हैं, वो व्यूवर्स हमको मेल करते जानना चाहते हैं कि ये कहाँ तक जो इंस्पेक्टर राज है, जो रावण की तरह है, वो कहाँ तक जो है सबका वध कर रहा है बिजनेसमैनों का? इंस्पेक्टर राज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने कर रखा है कि बिना कलेक्टर के परमिशन के कोई भी इंस्पेक्टर आपके यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन किसी न किसी बहाने से आ जाते हैं और दोहन करते हैं। और दोहन अगर न किया जाए तो कोई ऐसा पॉइंट निकाल करके नोटिस भेज देंगे कि आप दौड़ते रहिए और अल्टीमेटली जो है आपको उनको संतुष्ट करना पड़ेगा और तभी आपका काम होगा। सर एक चीज़ जो कुछ साल पहले जो है मैं आपके सानिध्य में भी रहा, मैंने देखा है आपकी कार्यप्रणाली को भी देखा है, वर्क को भी देखा है, और जितना समय आप वर्क और समाज सेवा में देते हैं ये भी मैंने देखा है। लेकिन सर उस समय कुछ चीज़ ऐसी थी कि जो मैं उस समय एक्सप्लेन आपसे नहीं करवा पाया था, लेकिन आज मैं पूछना चाहूँगा कि किसी ने कहा था कि ये गवर्नमेंट जो है इंडियन ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, तो ये कैसे सर है और ये कहाँ तक जो है इसको ख़त्म किया जा सकता है? बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी एकदम बनी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट को केवल और केवल अपने राजनीतिक फायदा के लिए, अपना शासन चलाने के लिए काम करना है। इनकी पूरी की पूरी विज़न गवर्नमेंट का रहता है कि हमारा शासन कैसे चले, हमारी गवर्नमेंट कैसे चले, और इसके अलावा उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मतलब होता उद्योगों को बढ़ावा देना, देश को बढ़ावा देना, तो बहुत सी योजनाएं आती और चलती। प्राइवेट विद्यालय के आपको एग्जाम्पल मैं दे दूँ। आज मैंने दिल्ली में सुना है कि केजरीवाल जी ने प्राइवेट विद्यालय बनाए हैं, अरे सरकारी विद्यालयों को का सुधार किया है और वो प्राइवेट विद्यालयों से ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप यहाँ यूपी में देख लीजिए या किसी प्रदेश में देख लीजिए कि सरकारी विद्यालयों का क्या हाल है, वहाँ के टीचर्स का क्या हाल है, उनको तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चे वहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बच्चों को बैठने का, उठने का, लैट्रिन बाथरूम, पानी का व्यवस्था वहाँ है कि नहीं है, ये देखने वाला कोई नहीं है। कागज़ पर सरकारी विद्यालय चल रहे हैं। उसी प्रकार से एमएसएमई का है कि हम लोग केवल कागज़ पर चल रहे हैं। अगर हम लोग को बढ़ावा मिले तो आज हम लोग पूरे विश्व में और इंडिया के एमएसएमई अपना प्रोडक्ट को बेच करके अपना नाम कमा सकते हैं। हमारे यहाँ हमारे एक सदस्य ऐसे भी हैं जो बनारस में अपनी एक मशीन बना करके, अपनी स्वतः मशीन बना करके साउथ अफ्रीका, अमेरिका और तमाम देशों को निर्यात कर रहे हैं। लेकिन हमने उनसे पूछा कि आपको तकनीकी सहायता कहाँ से मिलती है? बोले मैं खुद इंजीनियर हूँ इसलिए मैं करता हूँ, मेरे को तकनीकी सहायता कहीं से नहीं मिलती है। सर अगर हम उद्योग की बात करें तो उद्योग पे तो हमने समस्याएं बहुत सुनी, लेकिन जो कि एक प्रेसिडेंट हैं के गुप्ता, उनसे मैं सुझाव भी चाहूँगा, क्योंकि समस्याएं तो कोई भी बता देगा, लेकिन इसके विकल्प क्या है, सुझाव क्या है, ये भी हमारा सरकार तक बात पहुँचे और उस पर कहीं ना कहीं से शुरुआत हो, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। सुझाव मैंने आपको बताया कि अगर एमएसएमई को बढ़ावा देना है तो सर्वप्रथम
टेक्निकल सहायता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को उपलब्ध करानी पड़ेगी। पहली बात, जी सर। ताकि हम लोग अपने माल का उत्पादन चाइना के समकक्ष कर सकें, क्योंकि चाइना से जो माल आता है वो हम लोगों को काफ़ी हैम्पर करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद ही माल को यहाँ बनावें। दूसरी बात क्या है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है अपने देश में, प्रदेश में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पहले से 2014 के बाद से और बढ़ गया है कि अब बिना कुछ लिए बिना कोई आदमी बात करने को तैयार नहीं है। काम की बात तो छोड़ दीजिए। जैसे कचहरी में पेशी लगती है कि बिना पेशी के पेशकार को नहीं सुनता है, उसी प्रकार से हम लोग की हालत हो गई है कि बिना पेशी के कोई भी किसी से आप बात नहीं कर सकते हो। काम की बात तो छोड़ दीजिए। आज रेलवे का ही देख लीजिए, हम लोग इतना माल सप्लाई करते हैं, रेलवे में भी जो है जहाँ, अब मैं रुपया का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जहाँ पहले 1% 2% में काम होता रहा, वहाँ अब 10% की डिमांड होती है। तो अंडर टेबल। तो कहने का मतलब यह है कि इतना मार्जिन नहीं है, आप कंपटीशन करा करके, टेंडर करा करके और ऑर्डर देते हो, और उसके बाद अंडर टेबल जो है इतना ज़्यादा डिमांड हो रही है कि आदमी एकदम परेशान हो गया है। और हम लोग अपना उद्योग किस तरीके से चलावें या बंद कर दें, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। सर, यहाँ पे हम लोग उद्योग की बात, जो कि आप जो है बड़े सोशल वर्कर भी है, समाज सेवक भी है, तो थोड़ा सा समाज की बातें भी कर लेते हैं। और ये कह रहे थे सर, जो कि सरकार है, जो कि सरकार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन सरकार के जो कि काम करने का तरीका है, जिसको अगर हम कह लें कि जो अधिकतर टीवी डिबेट पे देखने को मिलती है कि ह्यूमन्स और मुस्लिम के बीच में ये, तो क्या ऐसा नहीं लगता सर कि ये भी हमको जो है विकास में थोड़ा से पीछे ढकेल देते हैं? आदमी सब कोई उसी में जुड़ा हुआ है, कोई विकास के थोड़ा सा इस चीज़ देखा जाए। बिल्कुल, टीवी पर न्यूज़ चैनल हम लोग बराबर देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल पर कोई भी कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती है। केवल हिंदू मुस्लिम हो गया, कश्मीर में ये हो गया, बस खड्डे में गिर गई, एरोप्लेन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बस यही सब बातें आती हैं। कभी भी एमएसएमई के लिए कोई भी सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। अगर प्रोत्साहन पर चर्चा होने लगे तो हम लोग जाके अपने सुझाव वहाँ दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिया कि हम लोग को टेक्निकल सुविधाएं दिया जाए, फाइनेंस दिया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था किया जाए। ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला अगर विभाग है तो वो एमएसएमई। पूरा भारत का लगभग हमको लगता है 60 या 70% जो है लोग इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के परिवेश में अब ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। अब आज के परिवेश में अडानी अंबानी का युग आ चुका है। अब जो भी कुछ है वो अडानी अंबानी है। रेलवे बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, तमाम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज बेची जा रही हैं। जब सभी कुछ बिक जाएगा तो लोगों को नौकरियां कौन देगा? सरकारी नौकरी कौन देगा? जैसे प्राइवेट में चला जाएगा तो उसे प्राइवेट हो गया। अब उनकी जो इच्छा हो करे, ना इच्छा न करे। यहाँ डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना है बनारस में, अब वो बरेका हो गया है। अब वो बरेका हो गया है। वो सुन रहे हैं कि उसको भी बेचा जा रहा है। उसका भी पूरा मैनेजमेंट जो है किसी विदेशी कंपनी को वो दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब वो कंपनी आएगी तो इसको रखना होगा रखेगी, इसको निकालना होगा निकाल देगी। आप देख रहे हैं कि के सर किस तरह बेबाकी से उत्तर दे रहे हैं, और मैं अपने सरकार से ये बोलूँगा कि सर का जो है वो जो भी संदेश हम लोग का पहुँच रहा है उस पर सुझाव करें, और जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि उसको सही दिशा में ले आएँ। और सर को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सर, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में देश और जो जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 26 जनवरी को बहुत उत्साह से हम लोग मनाएंगे, और उसके पहले भी 15 अगस्त को हम लोगों ने 500 झंडे अपने यहाँ बनवा के एसोसिएशन में, और उसको पूरा बंटवाया था, हर वर्कर्स को दिया था और काफ़ी प्रचार प्रसार किया था।
26 जनवरी हम लोग काफ़ी उत्साहपूर्वक मनाना चाहते हैं और मनाएंगे। फास्ट अब हम लोग जो है किसी तरीके से इसको जो है सर से इजाज़त लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसका पार्ट 2 भी बने, क्योंकि सर से सवाल जो है वो सिलसिला अभी हमारा जारी रहेगा, लेकिन मिलेंगे हम लोग अब पार्ट 2 में। धन्यवाद।